हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल है। और बरसात का मौसम बहुत अच्छा है, सही चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। ऐसे मौसम में और घर बैठे पढ़ाई करने का इस वर्ष जो एक सुनहरी मौका आप लोगों को मिला है, उसका आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। कोरोना महामारी जैसी शीघ्र चली जाएगी, लेकिन हमारे बोर्ड के एग्जाम जो अपने यथा समय पर होने हैं वो उसी समय पर होंगे। इसलिए आप लोगों को फिर बार बार हम एक ही बात कह रहे हैं कि अध्ययन को जारी रखें, पढ़ाई को सुव्यवस्थित रखें, क्योंकि एग्जाम परीक्षाएं अपने एक निश्चित समय अवधि पर ही लगनी है। आज हम हमारी क्षितिज का गद्य भाग के जो पाठ है, इसमें पहला पाठ हमने पहले कर लिया था, नेताजी का चश्मा। आज हम दूसरा पाठ करेंगे, रामबख्श बेनपुरी जी जिसके लेखक हैं। रामबख्श बेनपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फर जिले में बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन में आरंभिक वर्ष अभाव, कठिनाइयों और संघर्षों से बीते थे। देखिए, बचपन में जब माता पिता का साया सर से उड़ जाता है तो स्थिति कुछ विकराल ही होती है। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान सन 1968 में हुआ था। 15 वर्ष की अवस्था में बेनपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी, यानी लिखने का शौक था। और जब 15 वर्ष के थे तभी इनकी रचनाएं छपने लग गई थी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा मुख्य है। गद्य की विविध रचनाओं में उनके लेखन का व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा ये साहित्य बेनपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। इन्होंने जितनी भी गद्य की रचनाएं की वो सारी की सारी साहित्यिक बेनीपुरी रचनावली नाम की एक ग्रंथ छपा, जिसके कुल 8 खंड थे। उनमें इनकी सारी रचनाओं का संकलन है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव पतितों के वेश में, ये इनका उपन्यास है। चिंता के पुल कहानी, अम्बपाली नाटक, माटी की मूर्तें, रेखा चित्र, पैरों के पंख बांधकर, यात्रा वृत्तांत, जंजीर और दीवारें, ये संस्मरण आदि उनकी रचनाओं के स्वाधीनता की चेतना, मनुष्य की चिंता और इतिहास के युगारूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। बाल गोविंद भगत का एक रेखा चित्र माध्यम से एक ऐसे विलक्षण चित्र का उद्घाटन किया गया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों में कोई सन्यासी नहीं होता। संन्यास का आधार जीवन की मानवीयता सरोकार होती है। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र में एक विशेषता यह कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी भी मिलती है। यानी रामबख्श बेनपुरी जी ने जो ये पाठ की रचना की है, इसमें ग्रामीण झलक, और कई बार हमने देखा गया ये तो साधु है, क्योंकि वेशभूषा से साधु नहीं हुआ करते। सन्यासी वो नहीं कि जो कपड़े धारण कर लिए सन्यासी हो गया। सन्यासी वो होता है जो अपने आचार विचार, रहन सहन, मनो की बातों से होता है, उसके लिए। तो आज हमारी रचना का नाम है बाल गोविंद बेनपुरी जी द्वारा लिखित है। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। 60 के ऊपर के ही होंगे, यानी लगभग उम्र की 60 से ऊपर थी। बाल पक गए थे, यानी सफेदी आ गई थी। लंबी दाढ़ी, जटाजूट नहीं रखते थे। ये नहीं कि लंबी दाढ़ी और बड़े बड़े बाल वगैरह जटाजूट जैसे कि सन्यासी लोग रखा करते थे, ऐसे नहीं रखते थे। किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता था, यानी दाढ़ी वगैरह आ चुकी थी। उनको लंबी चौड़ी तो नहीं, लेकिन हमेशा भरवा दाढ़ी रखते थे। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी, लंगोटी बांधते थे और सिर पर एक टोपी, जो लंबी टोपी लगती है, कनपटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे। बहुत ज्यादा सर्दी होती थी, काली कमली ओढ़े रहते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन और नाक में एक छोर के ही
से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले के तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे, गले में एक माला, ललाट पे एक लंबा चौड़ा तिलक, ज्यादा सर्दी होती तो एक कंबल और ओढ़ लेते थे, अन्यथा एक लंगोट बांधे हुए एक छोटी सी धोती अपने तन पर लपेटे रहते थे। टोपी जरूर उनकी पहचान थी। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, ऐसा नहीं कि इस तरीके से साधु थे, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पोतहू तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। पत्नी का तो मुझे नहीं पता, लेखक कह रहे कि पत्नी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनके एक पुत्र था, पुत्र की पत्नी पुत्र वधू थी। किंतु खेती बाड़ी करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं से खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे। क्या कहते थे? कबीर को वो साहब कहते थे। गृहस्थी थे लेकिन साधु भी थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के उपदेशों को चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी में भी दो टूक बात करने के संकोच नहीं करते, न किसी से खाम खा झगड़ा मोल लेते, किसी भी चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता, कभी वह दूसरे के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते। यह ग्रस्त थे लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते। साहब कबीर जी, कबीर को साहब कहते थे। ये दरबार में ले जाते जो उनके घर में 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे वे लाते और उसी से गुजारा चलाते। देखिए सादगी, अपने खेत में मेहनत से जो कुछ भी उगाते पहले सबसे पहले वो दरबार में लेकर के जाते, कबीर जी के दरबार में लेके जाते और वहां से जो वापस लाते उसको वो उनका प्रसाद मान करके आजीवन ग्रहण करते थे। बड़ी सोचनीय बात है, बड़ी सादगी भरी बात है। इस सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव उठते थे, वो हमेशा कबीर के पद गाया करते थे। और लेखक ये कह रहे हैं कि मैं ये सब बातें सादगी थी, लेकिन वास्तव में जब वो गाते थे उसके मधुर ध्वनि में उनके द्वारा गाए गए पदों को सुनकर मन बड़ा मंत्र मुग्ध हो जाता था कि उनके कंठ से निकली हुई ध्वनि हमें आकर्षित करती थी। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। चावल की जब फसल की जाती है तो पूरा कीचड़ दलदल कर लिया जाता है, उसमें बच्चे उछल कूद करके कर रहे हैं। रोपन किया जाता है, एक एक पादप को रोपा जाता है। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। मेड़ कहलाती है 2 खेतों के बीच की वह पगडंडी, जो सीव भी कह सकते हैं हम उसको। उसके ऊपर महिलाएं अपने परिवार के मुखियाओं लोगों जो खेती में काम कर रहे हैं उनके लिए वो भोजन लेकर के आई हैं। मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झलकार कर उठी। ये क्या है, ये कौन है, ये पूछना न पड़ेगा। एकदम आवाज आई, उसके लिए न सुनना पड़ेगा न कुछ कहना पड़ेगा कि आवाज किसकी है। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। यह नहीं बताना पड़ेगा कि इतनी देर में आपके कानों में जो आवाज आई वो आवाज किसकी थी। वो काम करते जा रहे हैं, पूरे कीचड़ में संधे हुए हैं। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। हलवा जो खेत में हल जोत रहे हैं उनको उठने लगती है। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है, यह जादू है। देखिए कितना बढ़िया वर्णन किया है कि बाल गोविंद भगत के गाते ही हर व्यक्ति अपने काम में मंत्र मुग्ध होकर के काम कर रहा है। अंगुलियां भी इस तरीके से चल रही है जैसे साजो आवाज के ऊपर संगीत पे चल रही है। इसलिए इसको हमने बाल गोविंद भगत का संगीत कहा या इसको जादू माना है। भादों की वह अंधेरी अधरतिया आधी रात, अभी थोड़ी देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना होगा, किंतु अब झिल्ली की झंकार का दादुरों की टटर, दादुर होते हैं मेंढक, मेंढकों की टटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डूबी नहीं सकती।
उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही, खंजड़ी होती है हाथों में लेकर के जो छन छन बजाया जाता है उसको खंजड़ी कहते हैं। वे गा रहे हैं, गोदी के पिएवा चमक उठे सखिया, चहुक उठे ना हाँ पिया तो गोद में ही है, किंतु वह झमकती है, समझती है वह अकेली है, चमक उठती है, चेहू उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। यानी अचानक जैसे बरसात की रात में हमेशा अचानक बिजली सबको चौंका देती है, उसी प्रकार ये इनकी ध्वनि किसको चौंका नहीं देगी। ये अरे अब सारा संसार स्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जाग रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, गीत गा रहे हैं और दुनिया देख रही कि सारा संसार सोया पड़ा है, तब बाल गोविंद भगत गाने पे लग रहे हैं। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो गई। कार्तिक महीने में सर्दी आ जाती है, सुबह पहले प्रभात फेरियां चालू हो जाती हैं। सुबह के समय कुछ लोग एक साथ घर से निकलते राम धुनी करते हुए प्रभात फेरी जो फागुन तक चला करती है। इन दिनों वह सवेरे ही उठते हैं, न जाने किस वक्त जाकर वह नदी स्नान को जाते, गांव में 2 मील दूर वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे में भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर बैठते और अपने गाने में इस तरीके का शेष पाठ हम कल करेंगे। धन्यवाद।